हेलो बेटा जी। नमस्ते। सत श्री अकाल, आदाब। भैया, नीट का वो पेपर जिसकी बहुत बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी, वो पेपर आज हुआ है 12 सितंबर को, और 2 से 5 के समय में बच्चों ने पेपर सॉल्व किया। उसके बाद जब पेपर देखा मैंने, हे भगवान, क्या फिजिक्स आया है यार। आय हाय हाय हाय। पिछले साल की तुलना में अगर हम बात करें तो कम से कम मैं कह सकता हूँ कि 4 गुना बड़ा लेवल फिजिक्स का देखने को मिलता है। 4 टाइम्स। जी हाँ, मैंने सही बोला है। 4 गुना बड़ा। अच्छा, जो ओवरव्यू है पूरा मैं शॉर्ट में पहले बता दूं और उसके बाद मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। बायोलॉजी में इजी क्वेश्चन 61, मॉडरेट 16, और ठीक ठीक यानी बहुत मैं कह रहा हूँ कि टफ जिसको बोला जाएगा वो है 13। ठीक है। फिजिक्स में इजी है 26, मॉडरेट है 15, और टफ अगर कहें तो वो है 4। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, इजी की अगर बात करूँ तो 28 क्वेश्चन इजी, मॉडरेट है 10, और टफ जिसको बोलेंगे वो है 7। अच्छा, ये टफ किस बेसिस पे, मॉडरेट किस बेसिस पे? तो जो बच्चों के रिप्लाईज थे, जिस तरह के बच्चों ने रिप्लाई दिए, उस हिसाब से मैं आपको ये एनालिसिस बता रहा हूँ। सो ओवरऑल एवरेज अगर बात की जाए तो फिजिक्स आज के पेपर का टर्निंग पॉइंट बनेगा बेटा। मतलब एमबीबीएस की सीट उसी को मिलेगी जिसने आज का फिजिक्स सॉल्व किया है। बायो सॉल्व हो जाना था लाइन टू लाइन, पेज नंबर वाइज। अगर मैं बताऊं कि बायो के अंदर कौन से क्वेश्चन किस पेज से आए हैं, तो सारा रिकॉर्ड निकाल के रखा है मैंने पिछले 2-3 घंटे में। और फिजिक्स का जो अभी मैं सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ, पहले मेरा जो कोर सब्जेक्ट है उस पर मैं बात कर लेता हूँ। फिजिक्स को सॉल्व कर रहे हैं, और होपफुली आप हर क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएँ और हर क्वेश्चन को अच्छे से इंजॉय कर पाएँ। लेट्स सी क्या है सवाल नंबर पहला। जस्ट अ मोमेंट। होपफुली आपके स्क्रीन के ऊपर पूरा सेट हो रहा होगा। स्टार्टिंग थोड़ा सा हार्ड जाएगा, एक बार सेट हो गया उसके बाद टेंशन नहीं है। यस। तो मेरे मेरे पास किसी बच्चे ने M5 सेट दिया है, और M5 सेट को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। कहता है एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। 5 एम्पियर का करंट कैरी करता है। एंड इलेक्ट्रॉन is moving with a speed of 10 to power 5 मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द कंडक्टर। ओके। आपके पास करंट की वैल्यू थी, वेलोसिटी था, यानी आपके पास I है, देन V है। ओके। उसके बाद लिखा गया था पैरेलल टू द कंडक्टर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द कंडक्टर इज, ये D दिया था आपको, और ये दिया था आपको 20 सेंटीमीटर। अब मैं यार ये चीज़ें लिखते नहीं बैठता, आप एक सेकेंड, मैं इसके नीचे थोड़ा सा कुछ चीज़ें लगा लूँ। जस्ट अ मोमेंट। ये मोशन में अगर चलता रहा तो बस हो गया कल्याण। आप लोग कहेंगे सर ये तो वीडियो बन रहा है। ओके, सो लेट्स सी, होपफुली काम बन गया हो। करंट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको करंट दिए रखा है 5 एम्पियर। 5 एम्पियर की बात हो रही है। और यार मैं वेलोसिटी ये लिख क्यों रहा हूँ, इसमें तो बहुत टाइम पास हो जाएगा, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। मैं यार यहीं पे बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या दे रखा है ना, सही रहेगा। देखिए, फोर्स का फॉर्मूला होता है फिजिकल टू क्यू वी बी। इस फॉर्मूले में निकालना था कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला है क्यू वी बी। अब क्यू वी बी में क्यू आपके पास में रेडी है। क्यू आपको लेना पड़ेगा 1.6 10⁻⁻16 -16। ये है आपका क्यू। उसके बाद वेलोसिटी की बात करते हैं, वो है आपके पास में 10⁻5। और उसके बाद रही बात बी की। बी कितना आएगा बेटा? बी कितना आएगा सोच। बी आएगा इसके अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर इन्फिनिट है, इन्फिनिट है, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरी। तो लॉन्ग स्ट्रेट में आएगा एम नॉट आई अपॉन में 2πr। तो बच्चे ये जो है तेरा 1.6 10⁻⁻16 और ये 5 मिला के हो गए -11। और रही बात एम नॉट की, यानी म्यू नॉट। एम नॉट यानी म्यू नॉट वही 4 × 10⁻⁻7 लेना है तुम्हें। 4 × 10⁻⁻7।
और अपॉन में लिखेगा 2πr, और r दिया तेरे को 20 सेंटीमीटर, जिसका मतलब होता है 0.2 मीटर में। ठीक है, थोड़ा ऊपर ले लो इसे। ओके, अब देख सॉल्यूशन में वैल्यूज तेरे पास में पाई की वैल्यू सीधी है, कट हो रही है तो कट मार दे, राइट। 2 वन ज़ा एंड 2 टू ज़ा, तो भाई 16 टू ज़ा ये तो हो जाना है। ना 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 ना, कहीं तो गड़बड़ कर दी। ये 4 पाई है, राइट है, ये भी सही है। वेलोसिटी भूल गए हम लोग, वेलोसिटी कितने 10⁵ ले ली थी। ओके, क्यू वी, क्यू है हमारे पास में, वेलोसिटी है हमारे पास में, बी 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 यानी म्यू नॉट आई, आई की बात, आई कहाँ है, 5 एम्पियर रह गया ना यार, ये 5 यहाँ पे डालना रह गया। ठीक है, अब ये 2 से ये 0.2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये 10⁻⁻1 बचना है इसमें। अब ये -1 ऊपर आएगा, +1 और -11 1.6, 10⁻⁻11 और ये +1 यानी -10 आ जाना है। ठीक है, अब अगर ये -10 तेरे पास में रेडी है तो इंटू तूने 10⁻⁻7, -7 और ये 5, तो 5 और 16 यानी 8 आ जाना है। चलिए 8 तो मिल गया, और -20 और -7, 5 16 का ये आएगा 8। भैया पावर पावर पावर, पावर का क्या हुआ, -7 और -10, -17 कैसे आ रहा है, -20 आना चाहिए, कहाँ गड़बड़ कर दी। -16, -16 और 5, -16 नहीं यार, ये -19 आएगा। क्या यार, फोकस फोकस फोकस। -19 है ये, -19 और 5, -14 आ जाएगा ये -14, उसके बाद -7, -21, -21 आएगा ये यहाँ पे, -21 आएगा ये। ठीक है, और रही बात 10⁻⁻1 ऊपर आएगा तो ये आ जाएगा +1 बन जाएगा, यानी सीधा सीधा यार 21, -21 और +1 मिला के टोटल हो गया -20। दिस इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे आगे चलते हैं। आगे के क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ फ्रीक्वेंसी n, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज। बच्चे पोटेंशियल एनर्जी ये डबल हो जानी है, ठीक ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन है ये। यानी पोटेंशियल एनर्जी यदि डबल हो जाता है तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ये आएगा n की जगह पे फ्रीक्वेंसी डबल n हो जाना है। ठीक है, चलिए आगे आगे देखते हैं क्या है। और रेडियोएक्टिव न्यूक्लाई लिखा हुआ है, एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लाई है जिसकी वैल्यू है AXZ। ओके, अंडरगोइंग स्पॉन्टेनियस डिके इन द सीक्वेंस, सीक्वेंस दिया है यानी AXZ, Z-1 यानी एक पॉजिट्रॉन निकला है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे निकलेगा बेटा तेरा एक बीटा पॉजिटिव। ठीक है, फिर Z-3 यानी यहाँ से और 2 से माइनस हुआ, 2 से माइनस हुआ तो ये A हुआ, तो ये A-4 हो गया, यानी अल्फ़ा आएगा यहाँ पे अल्फ़ा आएगा। और यहाँ पे Z-2 है, यानी फिर इसमें एक ऐड हो रहा है, यानी सिंपली हम लोग कहेंगे ये आएगा -बीटा, राइट। तो ये वैल्यू कितनी बन जानी है तेरी, तेरी वैल्यू बन जानी है अल्फ़ा पॉजिटिव में, बीटा पॉजिटिव में और बीटा नेगेटिव में, यानी सॉरी बीटा पॉजिटिव। ये आंसर आएगा बेटा इसका। ये जो इस स्टूडेंट ने जिसका भी पेपर है उसने जो 0 करके रखा है यहाँ पे गोल गोल, ये गलत आंसर है। ठीक है, ज़रा देखें, चलो आगे चलते हैं सीधा। The escape velocity from the Earth's surface is v. The escape velocity from the surface of another planet having radius 4 times that of the Earth and the mass density, same mass density, okay, सेम मास डेंसिटी की बात भी हो रही है यहाँ पे। बच्चे आपको पहली बात तो यहाँ पे दे रखा है कि रेडियस जो है वो है 4 टाइम्स। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि r डैश जो लिखेंगे आप लोग लिखेंगे 4 टाइम्स r। ठीक है, अब कहता है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट में 2gm/r होता है, 2gm बाय कैपिटल R, ये कैपिटल G है। ठीक है, अब मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और 2g डेंसिटी रो
वॉल्यूम 4/3 पायर क्यूब, और अपॉन में तेरे पास आर है, तो एस के वेलोसिटी बन जानी है बेटा रूट आर, सॉरी रूट रो, और आर क्यूब और आर ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो आर हो जाएगा। तो एस के वेलोसिटी जो है बेटा तेरी वो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के साथ में, राइट, क्योंकि डेंसिटी तो सेम बोला था, तो डेंसिटी का तो कोई रोल लेना नहीं है आपने। तो अगर रेडियस आपकी 4 टाइम्स बढ़ जाती है तो सीधी बात है यार एस के वेलोसिटी भी 4 टाइम बढ़ जाएगी। चलो आगे सवाल नंबर 5 के ऊपर। इस वीडियो को जितना छोटा बना सकता हूँ मेरी कोशिश रहेगी, लेकिन उसी दौरान अगर स्पीड ज़्यादा हो जाती है तो शायद फिर गड़बड़ ना हो जाए, तो इसलिए मेरी जो कंसेप्ट अगर आपको समझ में ना आए कोई भी क्वेश्चन तो मुझे कमेंट में डाल देना, मैं आप लोगों को और भी बाद में बेहतर तरीके से उसे स्लोली समझाने की मेरी कोशिश रहेगी, ठीक है। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई 100 आवर्स, हाफ लाइफ दे रखा है तेरे को 100 आवर्स, चल मान ले कि टी हाफ तेरे पास में कितना है 100 घंटे, ठीक है। half life, okay, and 50 hours half life, okay. The fraction of the original activity that will remains after 150 hours, बेटा 150 आवर्स का हाफ लाइफ कितना आना है, 150 आवर्स का मतलब हो जाएगा तेरा 3/2, 3/2, हाँ 3/2 हाफ लाइफ हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा हाफ लाइफ, ठीक है। अब अपने पास में फॉर्मूला क्या है, ए अपॉन ए नॉट टू द पावर एन रेस टू पावर 3/2, ये फॉर्मूला होता है। अब एन की वैल्यू ले ले तो 2, ए नॉट अपॉन 2 रेस टू पावर 3/2, तो कितना आएगा बेटा, ए नॉट अपॉन 2 की पावर 3 यानी 8, और स्क्वायर रूट ऑफ 8 का मतलब होता है 2√2, 1/2√2 आएगा बेटा, सही है। तो 1/2√2 का मतलब तेरा 2 ऑप्शन जो राइट दिया हुआ है वो राइट आंसर है। चलो बेटा आगे, convex lens A of a focal length 20 centimeter and a concave lens B of a focal length 5 centimeter are kept along the same axis with a distance d। एक कॉन्केव लेंस रखा हुआ है, एक कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन है। एक कॉन्वेक्स लेंस है और कहता है एक कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस ले लीजिए। ओहो सीधी लाइन ड्रॉ हो गई, कॉन्केव करना था भाई। ये आया कॉन्केव लेंस, और क्या कह रहा है, ये सेंट्रल, हाँ क्या हो गया यार, आज कंप्यूटर क्यों स्लो चल रहा है। देखे ज़रा क्या कहता है, फोकल लेंथ है 20 और इसकी है 5, कॉनकेव की है 5, तो यहाँ पे कहीं फोकल पॉइंट निर्माण हो जाएगा मान ले, राइट। तो ये आया तेरा इधर का 20 और इधर का आया 5, कॉन्वेक्स की 20 है, कॉनकेव की है 5, अलॉन्ग द सेम एक्सिस डिस्टेंस डी between them. If a parallel beam of light falling on a level B as a parallel beam, okay, then the distance, अच्छा सुन लीजिए, ये लाइंस पैरेलल है, राइट। तो कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है कन्वर्ज करने, यहाँ पे कन्वर्ज कर देगा, कन्वर्ज करके फिर यहाँ से ये पैरेलल चली जाएगी, है ना भाई। तो आपको पूछा गया है देन द डिस्टेंस डी इन अ सेंटीमीटर विल बी, अबे कुछ भी नहीं, ये 20 फोकल लेंथ और ये 5 फोकल लेंथ ऐड कर दे 25 सेंटीमीटर, फाइनल आंसर। चल आगे, देखा कितना इजी था, ट्रिकी था ट्रिकी। द कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस सी इज कनेक्टेड अक्रॉस, अच्छा सही जा रहा है सिग्नल, ओके है ना, सब सही तो लग रहा है, 13 मिनट हो गए, चल ठीक है। A capacitor of capacitance C is connected across an AC source of voltage V given by V equal to V naught sin omega t. The displacement current between the plate of the capacitor would then given by what will be the answer? क्या करना चाहिए, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम देखते हैं, एक I इक्वल टू द Q बाई टी, है ना, Q होता है सी वी अपॉन टाइम, चल ठीक है, I इज इक्वल टू क्यू, सी को साइड में रख, तो ये वी बाई टी यानी डेरिवेटिव निकाल दे इसका, ये डी बाई डी टी कर दे बेटा, वी नॉट साइन ओमेगा टी का, तो I इक्वल्स टू, यही अपना आई डी ले ले इसको, चल आई डी ले लो, आई डी ले लो, ज़रा ध्यान दीजिएगा, सी ये वी नॉट
इसका डेरिवेटिव निकलना नहीं है, साइन का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी, एक ओमेगा बाहर, ढूंढ मैच कहाँ मिल रहा है, वी नॉट ओमेगा सी साइन ओमेगा टी, डी ऑप्शन सही आंसर है। चलो आगे। A small block slides down on a smooth inclined plane starting from the rest at a time t equal to 0। ठीक है, let Sn be the distance traveled by the block in an interval t equal to n minus 1 and up to the t equal to n। Find the ratio of Sn and Sn plus 1। चल भाई, इजी सवाल है, देख ले क्या करना है। देख तेरे पास फॉर्मूला है, Sn इक्वल्स टू, यार ये क्यों हल रहा है इतना, u in the bracket u plus in the bracket twice n minus 1 अपॉन 2 इंटू ए। अब तेरे को बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि तेरा u हो गया 0, यानी इसका तो रोल ख़त्म हो गया पिक्चर में से भाई। तो एस एन की वैल्यू क्या आनी है, एस एन की वैल्यू आ गई 2n माइनस 1 अपॉन टू इंटू ए, यही एस एन की वैल्यू। अब n माइनस 1 चाहिए इसको, और रेशियो में कह रहा है n प्लस 1। कैसे करेंगे यार, n माइनस 1, अभी n प्लस 1 का रेशियो चाहिए इसको, 2n माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ तक तो सही है। कंडीशन क्या बनेगी, 2 मिनट देख लेते हैं ट्राई करके ये वाली कंडीशन। n माइनस 1 बोला है ना इसने, तो n माइनस 1 2n माइनस 2, एस एन की वैल्यू बनी एस एन प्लस 1 कर दिया, जो दिया है उसके साथ चलते हैं। n प्लस 1 दिया है तो 2 इन ब्रैकेट n प्लस 1 लेना पड़ेगा, माइनस 1, ठीक है, अपॉन में 2 इंटू ए, और इन्हीं का रेशो चाहिए था। चल यही रेशो निकाल दें यहाँ पे, तो बेटा तेरा ए कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में 2 भी कैंसिल हो जाना है, तो एस सफिक्स एन अपॉन एस सफिक्स एन प्लस 1। यार ये लिखने में बड़ी कठिनाइयाँ हो रही है आज, कंप्यूटर मेरा बहुत ज़्यादा लोड ले रहा है ऐसा लग रहा है मेरे को। इतना लोड क्यों खा रहा है भाई, 2n माइनस 1 अपॉन में 2n प्लस 2 माइनस 1, यानी ये बचेगा तेरा बेटा 2n माइनस 1 अपॉन में 2n प्लस 1, 2n माइनस 1 अपॉन में 2n प्लस 1, ये है सही आंसर इसका। ठीक है, चले आगे अगली स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आए हम लोग। यार ये बड़ा कैसे होगा अब, ठीक है, एक एक सवाल कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं, क्या कहता है वो, आ जा जल्दी। अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट एस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ से एक पार्टिकल को रिलीज किया एट अ सर्टेन हाइट, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो कहता है काइनेटिक एनर्जी जो है 3 गुना ज़्यादा है पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, the height from the surface of the earth and the speed of the particle at the instant are respectively। आपको हाइट निकालनी है और स्पीड निकालना है, कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे। देख, सबसे पहली बात तो अगर मान ले ये अर्थ है और अर्थ से एक हाइट के ऊपर ये एस इतना हाइट से मान लीजिए ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, तो इसके यहाँ कहीं कह रहा है कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी। नहीं, सर्टेन है काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 3 टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी दे रखी तेरे को 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा बोला हुआ है। तो ठीक है, फिर काइनेटिक और पोटेंशियल की सम कर लेते हैं। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgs, और काइनेटिक एनर्जी तेरे को दे रखी है 3 टाइम पोटेंशियल एनर्जी, 3 गुना पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgs, तो कुल मिला के हुआ 4 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgs, है ना।
अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है एम जी एच होता है, हाँ एम जी एच होता है, 4 mgh इज इक्वल टू एम जी एस। बेटा एम जी कटा कटा, तो ये एच की वैल्यू बनी S/4। एच तेरी चारों ऑप्शन में S/4 दिख ही रहा है, तो यार इतनी सारी मेहनत की, वक्त वक्त फिजूल में बर्बाद हो गया। S/4 पहले ले लेते चल कोई नहीं, S/4 तो आ गया अपना। अब अपने को क्या चाहिए? अपने को प्रूव करना है वेलोसिटी। चल ठीक है, वेलोसिटी निकाल लेते, बड़ी बड़ी बात है। काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 3/4 टाइम्स ऑफ kinetic energy, 3/4 times of mgs। ठीक है, ये 3/4 आ जाना है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम जी स्क्वायर रहेगी तेरी, हाफ एम जी स्क्वायर इक्वल टू 3/4 टाइम्स एम जी एस। बच्चे एम कैंसिल, 2 1 जा, 2 2 जा, तो वी स्क्वायर कितना आएगा नहीं समझ ले। वी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 3 GS/2, तो 3 GS/2 वेलोसिटी, और S/4 ये ऑप्शन 4 में बैठा है ना? हाँ सही है, सही है, तो अंडर रूट के अंदर आएगा। चला गया, ये मस्त सवाल था यार, बड़ा इजी इजी क्वेश्चन आया हुआ है। फ्रेम कट तो नहीं रही है, देखो जरा, सही है। इन अ पोटेंशियोमीटर सर्किट अ सेल ऑफ ईएमएफ कहता है 1.5 वोल्ट ले लीजिए, E1 ले लीजिए 1.5 वोल्ट, और E2 ले लीजिए, E2 ले लीजिए 2.5 वोल्ट, है ना? और कहता है 36 सेंटीमीटर L1 है, L2 चाहिए भाई को। ओके नीट वालों, बड़ा सोच समझ के पेपर निकाला था यार, बीच बीच में ट्विस्ट डाल दिया इजी इजी क्वेश्चन वाला। E1/E2 इक्वल टू L1/L2, पोटेंशियोमीटर है ये, तो L2 कितना आएगा? L1 मल्टीप्लाई E2 अपॉन E1। अरे यार इसको क्या हो रहा है, ये क्यों फंक्शन नहीं कर रहा है प्रॉपरली, इसके कारण हैंड राइटिंग की वाट लग गई आज। 36 मल्टीप्लाई E2 कितना है 2.5 अपॉन 1.5। चलिए ज़रा साइड में सरकाते हैं इसको, 25 अपॉन 15, 5 5 ज़ा 5 3 ज़ा, 5 5 ज़ा। यार ये कर्सर कहाँ भाग रहा है आज भाई, क्या हो गया तेरे को? और ये 3 ज़ा, 3 1 ज़ा 3 12 ज़ा, 12 5 60, 60 फिनिश। चलो for a plane electromagnetic wave propagating in a x direction, which one of the following combination gives the correct possible direction for electric field E and magnetic field B? अच्छा जी, तो भैया याद रखना कि अगर आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इस तरह से है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है मान लो, तो मैग्नेटिक फील्ड ये है मान लीजिए, है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड याद है एक दूसरे पर म्यूचुअल परपेंडिकुलर होती है, राइट है? तो इसका मतलब हुआ कि डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आना चाहिए। अब डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो किस में आएगा ये सोच, z+k में डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं आ सकता, फिर -z+k -z-k काम बन जाएगा। -z+k -z-k, हाँ यही आएगा आंसर। दिस इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भैया ये आंसर राइट है। चलिए आगे, इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है? डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आके काम बन गया। पोलर मॉलिक्यूल आर द मॉलिक्यूल्स हैविंग ज़ीरो डाइपोल मोमेंट, ना ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल वो है जिसके अंदर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो उसके अंदर प्लस और माइनस चार्ज इस तरह से एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करते हैं। तो एक तरह की डायग्राम थी, आपको याद होगा।
एक्वायर डाइपोल मोमेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज, बिल्कुल नहीं. एक्वायर डाइपोल मोमेंट ओनली व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट, बिल्कुल भी नहीं. हैविंग परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दिस इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आता है बेटा फोर्थ ऑप्शन. ठीक है. और चलिए जल्दी जल्दी, बड़ा जूम कर दिया तो ग्राफिक्स खा रहा है ही आज. चलिए अगला क्वेश्चन. Velocity of the small ball of a mass capital M, density D, when dropped in a container filled with the glycerin, becomes constant after some time. If the density of glycerin is D by 2, then the viscous force acting on the ball will be. अच्छा, जब बॉल ऊपर से नीचे आएगा तो उसका वेट रहेगा mg, बराबर है. तो वो जो वेट रहेगा, ये स्टोक्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन है यार. तो देख क्या होता है. तो वो नीचे आ रहा है लाइक, तो उसका जो वेट है mg, उससे कौन बैलेंस करेगा. उससे बैलेंस करेगा एक तो सबसे पहले तो आपका विस्कस फोर्स, और एक रहेगा अप थ्रस्ट, इसको बोलेंगे आप लोग ड्रैग फोर्स, इसको बोलेंगे आप लोग लाइक एफ सफिक्स बी ले लीजिए, बी और एफ सफिक्स बी. तो एम जी माइनस एफ सफिक्स बी इज इक्वल टू विस्कस फोर्स निकल जाएगा आपका. अब एफ बी, ये जो दिया ना आपको डी बाई टू, यहीं से कंसिडर कर रहे हैं हम लोग इसको कि एम जी माइनस एफ बी बिकम्स एम जी बाई टू आ जाएगा. ठीक है बेटा, समझ रहे हो ना क्या हुआ इसमें. मैंने वो पूरा नहीं लिखा, मास इजिकल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और फिर डेंसिटी दिखा है डी बाई टू, उस रास्ते से जाना पड़ेगा. मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ. तो टू एम जी माइनस एम जी बिकम एम जी बाई टू. ये आई आपकी एफ वी की वैल्यू, विस्कस फोर्स की वैल्यू आई एम जी बाई टू. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. चलिए आगे. आए हाई मैच द पेयर आ गया. आर एम एस वैल्यू सबसे पहले चल देख. रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, स्पीड जिसको बोलते हैं हम लोग, तो ये तो ठीक है, अंडर रूट थ्री आर टी बाई एम आएगा, राइट. थ्री आर टी बाई एम आएगा. उसके बाद ए का आंसर क्यों आएगा तेरा, राइट है. फिर प्रेशर एक्सेप्ट बाय द आइडियल गैस, प्रेशर का फॉर्मूला क्या आएगा. और एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल 3/2 kT है, इसमें कोई शक नहीं है. वो छूट जा भाई जल्दी. हाँ ये 3/2 kT. अब देखो, अगर आपके मैच हो गए, राइट, और दो आपके पास में आ रहे हैं, क्या देख लीजिए, दो कोई और आपके सामने आते हुए, ए का क्यू, ए का क्यू वाले दो ऑप्शन है 2 और 3, और बी का मैंने सॉरी सी का मैंने एस लिया, सी का एस. तो दोनों आंसर में है क्वेश्चन, ऑप्शन 2 में भी ऑप्शन 3 में भी है. क्या कर सकते हैं, एक और चाहिए आपको. प्रेशर एक्सेप्ट बाय आइडियल गैस, टोटल एनर्जी, प्रेशर का फॉर्मूला ये रहा भाई, 1/3 NmV². और ये जो है ना, इसका ये आ जाना है 5/2 RT. डी का आर, हाँ सही है. अब सोच, डी का आर ये इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 3 में. ए का क्यू बराबर, बी का पी सही है, सी का एस सही है, और डी का आर सही है. चलिए आगे. वाटर फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 kg पर सेकेंड. अच्छा, टू ऑपरेट अ टर्बाइन. ठीक है, वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन है ये. द लॉसेस ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स आर 10% इन द इनपुट एनर्जी. हाउ मच पावर इज जनरेटेड इन द टर्बाइन. पावर का फॉर्मूला ले ले, एम जी एच. तेरे पास मास है 15, 15 ले लिए, जी ले लीजिए 10, हाइट ले लीजिए 60, 15 से 90, 90 यानी 9,000 आ जाना ये. ठीक है. अब इसका कहता है 10%, यानी वो आ जाना है 900. अब बेटा क्या करना, 9,000 माइनस 900 कर देना यहीं पे. ये कितना आएगा, 81,000 सॉरी 00, और जिसका मतलब होता है 8.1 किलोवाट. टें 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 टें. चलो आगे. A lens of large focal length and large aperture is best suited as an objective of an astronomical telescope since.
A large aperture contribute to the quality and visibility of the image, बराबर है. A large area of the objective ensures better light gathering power, ये भी सही है. A large aperture provides better resolution, ये भी बिल्कुल सही है भैया. चारों भी तीनों भी आंसर सही है. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16. चलिए आगे विदाउट वेस्टिंग अ टाइम. ये क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा है. अच्छा, मैं मतलब रिजोल्यूशन बड़ा करता हूँ तो उसकी वजह से लोड खा रहा है ये, इसका ये मतलब हुआ. ओके. द इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इन अ एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज द सेम एज अ होल कॉन्सेंट्रेशन इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर. ठीक है. एन एक्स्ट्रा फील्ड इलेक्ट्रिक ओके अप्लाइड अक्रॉस ईच ऑफ देम, कंपेयर द करंट इन देम. बेटा एन टाइप में करंट ज़्यादा होगा पी टाइप की तुलना में. क्यों? क्योंकि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, एक मिनट रुक जा, मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो ज़्यादा होती है फास्ट पी टाइप के रिस्पेक्ट में. तो इसका सही जो ऑप्शन है ना वो ऑप्शन नंबर सी है. अब देखो मेरे पास M5 सेट है, आपके पास में कोई और भी सेट हो सकता है. ठीक है. आप लोग अपने अपने सेट को मेरे इस सेट के साथ में टैली कर लेना, क्योंकि आपके पास में जो सेट है उसमें क्वेश्चन नंबर इसी तरह के आएंगे, ऐसा तो कोई ज़रूरी है नहीं. तो आपके पास जो भी नंबर के क्वेश्चन होंगे, हालांकि उसके अंदर डाटा सेम है, ऑप्शंस आगे पीछे दे रखे हो सकते हैं. ठीक है. तो उतना आप लोग टैली कर लेना, मैं हर क्वेश्चन का आंसर आपको समझाते चल रहा हूँ. अ न्यूक्लियस with a mass number 240 breaks into two fragments each of mass 120. ठीक है. The binding energy per nucleon of unfragmented nucleus is 7.6 mega electrovolt, वो भी ठीक है. While that of fragments is 8.5 mega electrovolt. समझ गया. चलिए साइड में ले लीजिए इसको. Find total gain in the binding energy in this process. चलिए साइड में वाइट स्क्रीन पे लिखते हैं इसको. कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको दे रखा है उस हिसाब से चलते हैं. 7.6 दे रखा है आपका अनफ्रैगमेंटेड का, 7.6 दे रखा है और 240 मास नंबर है. यहाँ से आपने दो एलिमेंट बना लिए, मान लीजिए ए निकला, मान लीजिए बी निकला, है ना भाई. 120 120 के हिसाब से चल दिए. और कहता है 7.6 में से ये 8.5 आ गया, 8.5. अरे यार ये क्यों नहीं चल रहा है, 8.5. और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे फिलहाल मैं लिखना नहीं चाहता. बाइंडिंग एनर्जी प्रोसेस, टोटल बाइंडिंग एनर्जी यही निकालना आपको. यहाँ पे कितना आएगा, कैसे निकलेगा. देख 240 दे रखा है तेरे को एटॉमिक मास, मल्टीप्लाइड बाय 8.5 कर. सबसे पहले 240 इंटू 8.5 और माइनस 120 इंटू 7.6. नाइंसाफ़ी तो नहीं होगी. तो फ्रैगमेंटेड का 8.5 बराबर है, बराबर है. 240 कॉमन निकाल लिया, 8.5 में से 7.6 माइनस कर लिए, 4 और 5 9, 0.9. 240 इंटू 0.9 कर, और ये आएगा 24 इंटू 9 कर, 216 आंसर आएगा. ये मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर 4. ठीक है. चलो आगे. A thick current carrying cable of radius capital R carries a current I uniformly distributed across its cross section. The variation of the magnetic field B of R due to the cable with the distance small r from the axis of the cable is respectively. बेटा इसका राइट आंसर जो है ना वो ये वाला आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो दिया ना यहाँ पे, दिस इज द राइट आंसर. ये हुआ इनसाइड वाली वैल्यू, ये हुई आउटसाइड वाली वैल्यू, है ना. तो इनसाइड में क्या होता है फॉर्मूला, म्यू नॉट आई एक्स अपॉन में 4 पाई आर. ये हुआ इनसाइड की बात. आउटसाइड के लिए क्या आएगा यार, म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस पाई आर. खत्म. तो ये ऑप्शन तेरा सही बैठता है, सटीक बैठता है. चल बेटा आगे. मैं 20 नंबर का सवाल है.
टू चार्ज spherical conductors of radius r1 and r2 are connected by a wire, then the ratio of the surface charge density of the sphere sigma 1 by sigma 2, sigma 1 by sigma 2. सोच कि सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा 1 और रेडियस में क्या रिलेशन है. अगर तेरे को रेडियस और सिग्मा, सिग्मा क्या है, चार्ज अपॉन एरिया होता है नॉर्मली, यानी टू नहीं यार, कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा, v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई r² 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर. इसको क्या कर, आर से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई मार, इससे क्या बात बनेगी तेरी, v इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये 4 है, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r² बनेगा, इसको लगा ब्रैकेट, इंटू आर. ठीक है, इप्सिलॉन नॉट अंदर नहीं ले सकता तू, सिग्मा के फॉर्मूले में इप्सिलॉन नॉट नहीं आता, चार्ज अपॉन एरिया होता है फॉर्मूला, है ना. इप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल दो, तो v इज इक्वल टू सिग्मा कैपिटल R बाय इप्सिलॉन नॉट आएगा. तो यहाँ से पता चला कि सिग्मा और R में इन्वर्सली रिलेशन है. सोच ले, करके देख, ये क्या हो रहा है यार आज. सिग्मा इज इक्वल टू v इप्सिलॉन नॉट अपॉन R, बस फिर सिग्मा जो है तेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लग गया R के साथ में, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R. तो यहाँ से पता चलेगा सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 कितना आएगा, R2 बाय R1 आएगा. हाँ भाई, समझ में आया. ये बढ़िया मस्त क्वेश्चन था यार, बड़ा इजी क्वेश्चन है. एनर्जी अपॉन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन बताना था. एनर्जी होता है mv² यानी kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, kg यानी मास 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, और कैपिटल जी का डायमेंशन है m-1 और L3, हाँ m-1 और L3 होता है. कहाँ जा रहा है यार ये, L3 और T-2 होता है. ठीक है बेटा, ठीक है. तो फिर इसके हिसाब से बात करते हैं, तो m कितना आएगा, m आएगा -1, ऊपर आएगा +1, माइनस माइनस +1, तो ये आ गया 2. L3 ऊपर आएगा 3 - 2 यानी 1, और T कितना आएगा 0. m2 L1, m2 तो है ही नहीं कहीं पे, हाँ m2 है. L3 ये माइनस में आएगा यार, ये सही आंसर है इसका. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट. ये M5 की बात हो रही है, आपका सेट अलग हो सकता है, आपके ऑप्शन आप लोग टैली कर लेना. मैं एक बार देखना चाहूँ, सही जा रहा है डाटा, सही जा रहा है. स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 5 सेंटीमीटर बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन. 10 न्यूटन से स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, F इक्वल टू kx लगा दो. क्या है ये, द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन व्हेन अ मास ऑफ 2 kg, ये मास दे रखा है, सस्पेंडेड बाय इट. कैसे करेंगे, पहले F इक्वल टू kx कर, ये कितना आना है, F अपॉन x, F है 10, x है 5, 10 डिवाइड बाय 5 हो गया 2. नहीं, सॉरी, 5 सेंटीमीटर है वो, सेंटीमीटर है तो मीटर का नहीं करना पड़ेगा क्या उसको, 0.05. तो अब ये बेटा 2 नहीं रहेगा, ये आएगा 200 न्यूटन पर मीटर. ठीक है, के की वैल्यू तेरी 200 न्यूटन पर मीटर आई. अब सोच तेरे पास फॉर्मूला क्या है, टी इक्वल 2 पाई अंडर रूट के अंदर m बाई के फॉर्मूला है तेरे पास में, m बाई के है, तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के अंदर m कितना है तेरे पास, m है 2 और k कितना है 200.
यानी 1/10 है ना, 2 से अपॉन में 200 कैंसिल होगा तो 1/100 रहेगा, 100 का स्क्वायर रूट बाहर आएगा तो 10 आएगा। तो t इक्वल टू 2 इंटू 3.14 अपॉन 10। 3.14 को जब टू से डिवाइड मारेगा तो 6.28 बनेगा, डिवाइड बाई 10 0.628, 0.628 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 4। चल आगे, फिर आ गया मैच द पेयर। देख भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये रहा फार्मूला, ये तो फिक्स्ड है। करंट डेंसिटी का ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब दो मेरे को याद थे, इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी मालूम नहीं। हाँ यार, ये इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी इसके अंदर तो खुद ही आया हुआ है। तो रिलैक्सेशन पीरियड, तो ए का आर देख कहाँ पे, सब में एक आर लिखा हुआ है। और डी का क्यू देख कहाँ है, डी का क्यू यहाँ है, डी का क्यू यहाँ है, और एक आर भी है, मतलब एक और तीन में से आंसर है यार। चल, रिलैक्सेशन पीरियड की सोच। इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी पे दाव खेलेंगे यार। इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी ना ये है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी इनबिल्ट आ गई। हाँ पक्का है ये। और फिर ये इसका आएगा, मतलब बी का एस, बी का एस, उसके बाद सी का पी, सी का पी। ऑप्शन नंबर एक, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, द डाइपोल इज प्लेस्ड, थोड़ा जूम कर दूं, द डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन दिस फिगर। ओके, अब विच डायरेक्शन विल इट मूव, कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा। डाइपोल इज प्लेस्ड इन फील्ड, ओके ठीक है, toward the left as its potential energy will be increased, toward the right as its potential energy will be decrease, toward the left। भैया इसमें हो क्या रहा है, ज़रा ध्यान दे। देख पोटेंशियल जहाँ से निकला है ना वहाँ पे ज़्यादा रहेगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल हाई रहेगा, क्यों, यहाँ से निकल रहा है ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल ऑब्वियसली बड़ा आने वाला है। तो तेरा जो इधर की दिशा में फोर्स लगेगा वो मान ले F2 है, और इधर की दिशा में फोर्स लगेगा वो मान ले तेरा F1 है। इस हिसाब से चलते हैं यार, टुवर्ड द राइट, हाँ यही राइट आंसर है इसका। टुवर्ड द राइट इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिक्रीजेस, जैसे जैसे ये दूर दूर जाएगा ना इधर इधर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। समझ में आया आपको, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इसकी बहुत हाई रहेगी, यहाँ से निकल रहा है ना वो, तो जैसे जैसे राइट साइड में जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी धीरे 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 कम हो जाएगी। बस इतना ही कहना था। चलो आगे, 25 नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। सही आंसर कौन सा है, अ जेनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस व्हाइल यूज्ड इन अ एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। इसमें तो कोई शक ही नहीं है यार, ये तो एकदम करेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद कहता है द पोटेंशियल बैरियर फॉर पी एन जंक्शन लाइज बिटवीन 0.1 से 0.3। बहुत बड़ा झूठ है, क्यों बेटा, ऐसा है कि 0.7 है सिलिकॉन के लिए और 0.3 है जर्मेनियम के लिए, तो ये 0.1 और 0.3 कहाँ से आ गया, यानी ए करेक्ट है, बी गलत है। ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 26, अ स्क्रू गेज gives the given gives the following reading when used to measure the diameter of a wire। मेन स्केल रीडिंग दे रखा है 0 mm, और सर्कुलर स्केल रीडिंग दे रखा है 52 डिवीजन, gives that 1 mm on a main scale corresponding to 100 डिवीजन। शॉर्टकट में निपटा देते हैं यार इसको। ये तेरे को 52 दे रखा है ना, इसको क्या कर, तो लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई मार दे। लिस्ट काउंट कितना है, लिस्ट काउंट है 1 mm अपॉन 100, राइट। तो क्या करेगा 52 इंटू 1/100, तो 1/100 यानी 0.052 हो गया आंसर। चल सवाल नंबर 27, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, एन इंडक्टर of inductance L, capacitor of capacitance C, resistor of resistance R are connected series so as source of potential difference V। ठीक है, देख सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है बेटा। सबसे पहले तो इम्पिडेंस का फॉर्मूला है,
z इक्वल टू, क्योंकि तेरे पास देख पोटेंशियल डिफरेंस है एल सी आर का 40, 10 और 40। सबसे पहले आर लाइक ई सफिक्स आर स्क्वायर प्लस ई एल माइनस ई सी का होल स्क्वायर, है ना। तो ई सफिक्स आर का स्क्वायर का मतलब तेरा 40 का स्क्वायर करना है तेरे को, प्लस यहाँ पे 40 माइनस 10 कर देना, इसका स्क्वायर कर लियो। यार आड़ी तिड़ी लाइनें खींच रही हैं यार आज। 40 का स्क्वायर 1600, और 40 में से 10 गया रहा 30, 30 का स्क्वायर आ गया 900, यानी टोटल मिला के हुआ 2500, 2500 रूट के बाहर आ जाएगा 50। जेड की वैल्यू आ गई तेरे पास में 50। यहाँ तक सही है। अब अब जेड इक्वल टू वी बाय आई कर। ये तेरा तेरा वोल्टेज आया हुआ है, ये जेड नहीं है ये तेरा। करंट है अपने पास में, हाँ है, 10√2 है। यही कर दे यार, 10√2 डिवाइड कर दे इसको, बस काम खत्म हो गया। यहीं पे देख ले, जेड की वैल्यू आ जानी है। सही है, ये यहाँ से भी निकलता है तेरा, ठीक है। ये जेड का फॉर्मूला नहीं है, यहाँ से पोटेंशियल निकालेंगे हम लोग, 5/√2, ऑप्शन 2। चल आगे। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ये तो सीधा फॉर्मूला है यार। द स्पेस बिटवीन द प्लेट, in the space between the plate, okay, if the distance between the plate is d and the area of each plate is a, the energy stored, एनर्जी होता है हाफ सी वी स्क्वायर, एनर्जी होता है हाफ सी वी स्क्वायर। सी होता है ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, हाफ ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और v इज इक्वल टू होता है ए डी, है ना। तो ई स्क्वायर डी स्क्वायर, ई स्क्वायर डी स्क्वायर, तो बेटा डी स्क्वायर और डी हुआ कैंसिल, तो बचा कितना, 1/2 ए इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर। सोच कहाँ दिख रहा है, 1/2 में दो ऑप्शन है, इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी। अच्छा, ई स्क्वायर के बाद एक डी और बचेगा, ये सही आंसर है, इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और ए डी, हाँ सही है। चल आगे। And electromagnetic waves of wavelength lambda is incident on a photosensitive surface. Negligible work function. If m is the mass of a photoelectron emitted from the surface had a de Broglie wavelength lambda d. अब एच सी बाय लैमडा, राइट, क्या फॉर्मूला है वो। तेरे को लैमडा डी और लैमडा में रिलेशन पूछा है, कैसे निकलेगा यार, डी ब्रोगली वेवलेंथ। एनर्जी का फॉर्मूला अपने पास में एच सी बाय लैमडा, चल करके देखते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला है एच सी बाय लैमडा, एच सी बाय लैमडा, और एनर्जी होगी मोमेंटम, हाँ डायरेक्ट ले ले, पी स्क्वायर बाय 2m, ये इक्वेट कर, शॉर्टकट ये है, ठीक है, ये ट्रिक है इसकी। तो एच सी बाय लैमडा, मोमेंटम को कर एच बाय लैमडा डी, इसका स्क्वायर कर ले, अपॉन में 2m कर ले। अब देख, एच स्क्वायर से एच कैंसिल, यानी ये बनेगा सी बाय लैमडा, और इधर बना तेरे पास में एच, क्योंकि एच स्क्वायर और एच कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है। अपॉन में लैमडा डी का स्क्वायर, और अपॉन में 2m। तेरे को लैमडा की इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो लैमडा की इक्वेशन क्या आएगी, सी लैमडा डी का स्क्वायर इंटू 2 इंटू एम, सी लैमडा डी का स्क्वायर 2m अपॉन में एच, और इज इक्वल टू लैमडा, देखते हैं मैच हो रहा है, 2m c बाय एच,
इंटू लैम्डा डी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। चलो होने में आ गया, जल्दी जल्दी एंड कर देते हैं। ओके बाबा, देखो क्या कहता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज, यार इस बार न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और वो पुल्ली वगैरह दिखा नहीं यार, इसमें ज़्यादा है ही नहीं। देख, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1/μ। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है तेने √3। अब आई निकालना है तेरे को, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यही पता चल रहा है यार, ये देख, ये जो एंगल है तेरा प्रिज्म है ना ये, हाँ ठीक है, ये 30 है, तो यही तेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाना। इसको ही आप लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे 30 को। हाँ सही है, यानी साइन 30 अपॉन में आर इज इक्वल टू 1/μ। तो साइन 30 हुआ 1/2, और म्यू की वैल्यू तेरे पास रेडी है, यहीं डाल दे यार। चल, √3 तेरे पास दे आया, ये आया 1/2 अपॉन में आर इज इक्वल टू 1/√3। तो आर की वैल्यू कितनी आई बेटा? तो आर की वैल्यू, अबे अबे बे साइन आर है वो, वही सोचूं सीधा आर निकलेगा क्या। देयरफॉर साइन आर इक्वल टू √3/2। ले ले इनवर्स फंक्शन, पता है ना। आर इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2। √3/2 60 में होता है, खत्म। चला गया। 3 कंडेंसर दिख रहे हैं, इसमें से एक कंडेंसर तो हो गया शॉर्ट, ये वाला, क्योंकि वो एक ही टर्मिनल को अटैच है, दिख रहा है। ये शॉर्ट हो गया, तो ये हो गया तेरा डेड। और ये हो गए दोनों पैरेलल तेरे, पैरेलल हो गए तो C+C 2C, खत्म आंसर। चलो भाई आगे, सवाल नंबर 32। इफ अ फोर्स F, एक्सेलरेशन A, टाइम T आर चूजन एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला हुए है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू डिस्प्लेसमेंट। आज मेरा कर्सर काम नहीं कर रहा ढंग से। F इंटू डिस्प्लेसमेंट, अच्छा, एक्सेलरेशन होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन T²। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एक्सेलरेशन इंटू T²। तो बस फिर एनर्जी क्या आएगी? फोर्स इंटू एक्सेलरेशन इंटू T²। देख ले, फोर्स इंटू एक्सेलरेशन इंटू T², ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलो आगे। अ कप ऑफ कॉफ़ी कूल फ्रॉम 90 टू 80, यानी डिफरेंस आया 10 डिग्री का। 90 से 80 यानी 10 डिग्री का डिफरेंस आया, ठीक है। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू के, डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी, ओके, इज इक्वल टू के। और थीटा अपीरेंट माइनस थीटा अपीरेंट, a cup of coffee cools from 90 to 80। 90 प्लस 80 कितना होता है? 170 डिवाइड बाई 2, 85। 85 माइनस 20, ठीक है। और यहाँ लगा दे T1। ये हो गई पहली कंडीशन, 20 डिग्री तक आया था। द टाइम टेकन बाय द सिमिलर कप ऑफ कॉफ़ी टू कूल फ्रॉम 80 से 60। 80 से 60 हुआ 20 का डिफरेंस, T2 बना दे के। और फिर कहता है 80 टू 60, 80 प्लस 60 हुआ 120, 130। 80 प्लस 60, 130 नहीं हुआ, वो 140 हुआ, और डिवाइड बाई 2 70 हो गया। 70, 70 माइनस, बड़ी तकलीफ दी यार कंप्यूटर में, 70 माइनस 20। हाँ अब काम बनेगा, यही कर दे डिवाइड, मिटा दे इसमें, यहीं पे एक कैंसिल कर दे, ये 0 0 कैंसिल मार। T2 ऊपर जाएगा, T1 नीचे आएगा। T2 बाई T1 इज इक्वल टू 85 में से 20 गया, कितना रहता है? 65।
अपॉन 50, 5 13 जा, 5 10 जा, T2 की वैल्यू बन गई तेरी 13t/10, 13t/10, 10 सीरियसली 65 हैंग हो रहा है दिमाग यार 65, 5 13 जा सही है, 5 टाइम्स जा सही तो यार, क्यों शक आ रहा है मेरे को, मेरे पे ही सही है वो आंसर। चलिए the effective resistance of a parallel combination connection that consists of four wires of equal length equals area of cross section and same material is 0.25। यानी अगर चार रजिस्टर पैरेलल में लगाए तो कंबाइंड रेजिस्टेंस आता है 0.25। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो ये आपने चार रजिस्टर पैरेलल लगाए इस तरह के, मैं भी निकालते बैठना नहीं चाहता था, चल कोई बात नहीं देख लिया, तो इन सब का कॉम्बिनेशन तेरा कितना आता है 0.25। इसका मतलब हुआ कि ये हर एक रजिस्टर 1 ओम्स का आएगा, राइट। हर रजिस्टर की वैल्यू कितना आई 1 ओम्स। तो ये चारों अगर आते हैं एक लाइन में तो कितना आएगा, तो 1+1+1+1 यानी 4 ओम्स। 1 मिनट बेटा मैं चार्जिंग लगा लूँ, 4 ओम्स आ जाएगा, जस्ट अ मोमेंट। ओके सॉरी फॉर द इंटरप्ट, चार्जिंग हो गई डिस्चार्ज। सवाल नंबर 35 पे आता है, योर मैक विल बी स्लीप सून। जल्दी से सो जाएगा मेरा कंप्यूटर, चार्जर नहीं लगा दूँ। द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज इमिटेड बाय द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। बेटा लैम्बडा दे रखा है तेरे को 600 नैनोमीटर। अच्छा 1 मिनट का थोड़ा सा गैप ले रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब 1 ही मिनट का, क्योंकि ये चार्जिंग अर्जेंटली लगाना पड़ेगा मेरे को। When it delivers a power of 3.3 into 10 raised to power minus 3, बस हार्डली 10 मिनट का काम रह गया, 10 मिनट में काम कंप्लीट हो जाना चाहिए मेरा। देखें, हाँ भाई आ गया सप्लाई। चलिए शुरू करते हैं। Yes or no? When it delivers the power of 3.3 10 raised to power minus 3, क्या लॉजिक लगाएंगे, एच सी बाय लैम्बडा निकालना क्या है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड एन बाई टी, यहाँ लगा दो एन बाई टी इज इक्वल टू द पावर। तो एच क्या 6.63 माइनस 34, 34 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई सी 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 और वेवलेंथ लिए रखिए इधर को 600 नैनोमीटर, 600 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 और इंटू एन बाई टी जो हमको ढूंढना है, और इज इक्वल टू दिया इधर को पी, पावर दिए रखिए इधर को 3.3 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। यहाँ सॉल्व कर देता हूँ इसको मैं। तो 3 1 जा 3 2 जा 2 इंटू 3.3, ये तो सभी कैंसिल हो रहा है यार, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये पावर में आंसर है। तो ये 10 रेज़ टू पावर 2 बचा नीचे, 2 और माइनस 9 माइनस 7 बचे नीचे, माइनस 7, यहाँ पे माइनस 34 और 8 10 रेज़ टू पावर माइनस 26 बना एन बाई टी 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। अब माइनस 7 ऊपर आएगा प्लस 7, तो 26 में से 7 गए, माइनस 19, माइनस 19 इधर आएंगे तो 10 रेज़ टू पावर पॉजिटिव 19 लेने पड़ेंगे आपको, 19 में से 3 गया 16, 10 रेज़ टू पावर 16 करेक्ट आंसर है इसका एन बाई टी का। यस
10⁻16 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। सेक्शन बी, ये शुरू होता है सेक्शन बी, सेक्शन ए हो गया फिनिश्ड। अब इस क्वेश्चन बोला है 3 रजिस्टर दे रखे हैं R1 R2 R3 आर कनेक्टेड एज शोन इन दिस फिगर। तो द रेशियो ऑफ I3/I1, एक ही स्टेप में आंसर निकलता है, ये देख कितना ईजी है। I3 इक्वल टू फ्रॉम इन द कंडीशन I1 into the what, I1 into the R2 upon R2 plus R3, ठीक है। एंड देयरफॉर I3, तो डायरेक्ट ही आंसर है यार। रेशियो निकालना है ना, I3/I1 निकाल ले, I3/I1 यहीं से I3/I1 इज इक्वल टू, अब यार ये कैसा है, जिन्होंने क्लासेस किए हुए हैं उनको पता है ये लॉजिक्स क्या है। अब जिन्होंने पढ़ाई नहीं कभी उसके लिए तो फिर समझ लो आप लोग। R2 अपॉन R2 प्लस R3, ये इसका राइट आंसर आना चाहिए, यही होना चाहिए। चलिए आगे, आखिरी स्लाइड है भाई, एक और बचा हुआ है, चलो फटाफट हमारे। कहता है अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ, जिसका दिया है तेरे को 30 सेंटीमीटर। इफ अ प्लेन मिरर वेयर पुट perpendicular to the principal axis of the lens and the distance is 40 centimeter from it, the final image would be formed at a distance of, यार कह रहा है 60। चल देखते हैं सॉल्यूशन निकाल के क्या आएगा इसका। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये रहा फॉर्मूला है ना। तो 1/v माइनस ऑफ माइनस 60 इज इक्वल टू 1/f, यानी 30 आएगा तेरा ये। तो 1/v इज इक्वल टू 1/30 और इधर आ गया -1/60 बराबर है ये। तो ये कैलकुलेशन आएगा 1/60 के करीब, 1/60 आएगा एग्जैक्टली। तो 1/60 का ये मतलब हुआ कि इसमें तो ये रहा 40, अगर ये 40 है तो वापस इतना आएगा ये बीच में 20 तक, क्योंकि 60 आया हुआ है ना, 60 है तो 20 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये बीच का पॉइंट ले ले यहाँ पे, इतना डिस्टेंस 20 ले ले। तो ऑप्शन नंबर ए और फर्स्ट एंड फोर्थ आया हो रहा है। 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस इट वुड बी अ रियल इमेज, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर इट वुड बी अ वर्चुअल इमेज। रियल है वर्चुअल, रियल या वर्चुअल, यार ये रियल इमेज आएगा। मिरर है, नहीं 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 नहीं, रियल नहीं आएगा, वर्चुअल आएगा ये। ऑप्शन नंबर 4 विल द करेक्ट आंसर, वर्चुअल। हाँ यार सही है, चल आगे। चलो ज़रा ध्यान दीजिए इसके अंदर क्या है, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ मैं। सही है। अब देखिए क्या होता है, अब ये लो है मतलब 0, ये 1, ये 0, ये 1, ये 0, ये 1, ये 0, ये 0 0 1 1 0 0 0, या 1 1 0 0 0, सॉरी 0 नहीं, यहाँ पे 1 आएगा। ये 1 1 एंड 1, ठीक है। अब सुन, अगर तेरे दो इनपुट 0 हैं, ये 0 ये 0 ये 1 है, तो क्या होगा तेरे साथ में, ये भी 0 0 इनपुट जाएगा, है ना। तो ऊपर वाले गेट में तेरे को 2 0 इनपुट गए तो आउटपुट भी तेरा 0 आएगा। यहाँ पे 0 और 1 गया तो आउटपुट तेरा 1 आएगा, यानी आउटपुट में तेरा 1 आएगा। तो स्टार्टिंग में तेरा 1 आएगा, जो कि इस ऑप्शन में है नहीं, इसमें है, इसमें है 1 2 और 3 में दिख रहा है आपको। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमने 0 0 1 जो पहली वाली कंडीशन है वो इम्प्लीमेंट करके देख ली। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरी वाली कंडीशन को इम्प्लीमेंट करते हैं, ये समझते हैं। दूसरी कंडीशन है 1 0 1, ओके। तो यहाँ पे भी 0 0 इनपुट जाना है इसके अंदर, तो यहाँ पे 1 0 1,
1 और 0 का आउटपुट तेरा 0 आ जाएगा, यहाँ पे तेरा 1 आएगा, यानी फाइनली यहाँ पे 1 आएगा, यानी तेरा दूसरा आउटपुट भी 1 आया। यानी अब तेरे पास में ऑप्शन नंबर, अच्छा, एक मिनट, ये तेरा 1 है, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। ये तेरा राइट आंसर है, सी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि देखा तेरा आउटपुट 1 आ रहा है, तो पहले भी तेरा आउटपुट 1 आया था, दूसरा भी तेरा 1 आया, अब तीसरा अगर तू सॉल्व करके देखता है, इनपुट यहाँ पे 0 डाल, 1 डाल और फिर 0 डाल, ठीक है, तब भी तेरा आउटपुट 1 ही आएगा। यानी यहाँ पर T3 के लिए भी तेरा आउटपुट 1 ही आ रहा है। तो ये जो लाइन है ना, ये कंटिन्यू हो रही है आपकी, है ना, ये वाली लाइन 5 वोल्ट वाली जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पेपर को एक्सप्लेन करने की वजह से वक्त ज़्यादा लग रहा है। मैं अगर एक्सप्लेन नहीं करता, ABCD मारते बैठता, तो फटाफट निपट भी जाता अब तो पेपर। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है कनेक्टेड टू एन AC मेन सप्लाई, जिसका वोल्टेज दे रखा है तेरे को 220 वोल्ट, इज मेड टू ऑपरेट एट 11 वोल्ट। 11 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा है बोल रहा है, और 44 वैट लैम्प इग्नोरिंग पावर लॉसेस, okay, in the transformer. What is the current in the primary coil? I naught is equal to सीधा सीधा है 44 डिवाइड बाई 11 का 44 सॉरी 11 नहीं 220 करना पड़ेगा, फिर यही निकल जाएगा आंसर। 220 किया तो कितना बचेगा? 200 सॉरी 22 से अगर डिवाइड करते हैं तो ऊपर 2 अपॉन में 100 22 से डिवाइड कर रहे हैं 10 आएगा भाई अपॉन में, 2 डिवाइड बाई 10 0.2 फाइनल आंसर। चलिए आगे आगे कहता है अ यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 12A, एक वायर है जिसकी 12A लेंथ है, एंड अ रजिस्टर R है उसका, इज वुंड अप अ करंट कैरिंग कॉइल इन द शेप ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबसे पहली बात हो रही है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो एक 12A अगर वायर है, मान लीजिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपने ड्रॉ कर लिया, मान लो ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसकी हर साइड आ जाएगी आपकी AA के बराबर में, है ना, आएगी AA के बराबर में। तो इसकी हाइट कितनी आएगी? हाइट आ जाएगी आपकी बेटा √3/2A के बराबर में। √3/2A अगर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इसका सपोज, तो द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट करंट इनटू एरिया, IA फॉर्मूला होता है बेटा, तो I इंटू एरिया कितना आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये जो हाइट है तेरी, इसको √3/2 टाइम्स A ले ले, इस हाइट को क्या ले ले, √3/2 टाइम्स ऑफ A, है ना। तो एरिया कितना बनेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी I इंटू हाफ इंटू बेस का मतलब ले लिया तूने A, और हाइट ले ली तूने √3/2, √3/2, √3/2 ऑफ A, 2 4 आएगा ये, चल देख लेते हैं। I इंटू √3/2 4 A स्क्वायर। तो बच्चे अच्छा सही है। अब ये 12A वायर थी 12A, इसमें ऐसे कितने ट्रायंगल बनेंगे बेटा? 12 डिवाइड बाई 3 कर 4 ट्रायंगल बनेंगे, इनको मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दे, तो तेरा 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी √3IA स्क्वायर, √3IA स्क्वायर, यानी √3IA स्क्वायर, ये रहा पहला ऑप्शन। डायरेक्ट ही है सर, कैसे? अब 3IA स्क्वायर कैसे आएगा? मान ले एक स्क्वायर है, अब इसमें ऐसा भी बोला हुआ है कि दूसरा स्क्वायर बनाया आपने जिसकी साइड A है, तो अगर एक हम लोग स्क्वायर कंसिडर कर लेते हैं बेटा, तो उसकी भी चारों साइड हमारी कितनी होगी, AA होगी, है ना, सही है। ये मान लो आपका स्क्वायर है कुछ इस तरह से, तो हर साइड इसकी AA आ जानी है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है कितना आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आएगा आपका, A स्क्वायर आएगा, राइट। और अब 12A के हिसाब से कितने स्क्वायर बनेंगे, 3 ही बनेंगे, तो 3A स्क्वायर बनेगा इंटू I, ये आ गया आपका 3I इंटू A स्क्वायर, खत्म। चलिए आगे, ये है ज़रा कॉम्प्लिकेशन लेवल हाई। इस क्वेश्चन को यार मैं अलग ढंग से कर रहा हूँ, सीधा सीधा बता देता हूँ मैं आपको क्या लॉजिक लगा रहा हूँ।
मैं डिटरमिनेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ। देख एफ इजिकल टू क्यू वी क्रॉस बी दे रखा है तेरे को, और क्यू की वैल्यू तेरे पास 1 है, यानी क्यू को तूने नहीं लिखा तो चलेगा। अब तेरे पास वी की वैल्यू दे रखी है, ये रही वी की वैल्यू, है ना, और आगे एफ की वैल्यू दे रखी है, एफ की वैल्यू ये रही, दिख रही है, एफ की वैल्यू है तेरे पास, वी की वैल्यू है, आपको बी निकालना था। और बी में आपको ये एक बात गौर करने वाली है, ये बी आई और बी जे यानी बी दोनों का सेम है, राइट, आई और जे कंपोनेंट सेम है, इसलिए चारों ऑप्शन में नोटिस करिए -8 -8 -6 -6 8 8 और 6 6 इस तरह से दे रखा है। तो इसको ज़रा मैं उल्टे ढंग से जा रहा हूँ, अपने सीधे रास्ते से आंसर निकलने में बहुत तकलीफ हुई इसकी, तो मैं अब ज़रा इसका ढंग चेंज कर दे रहा हूँ, ज़रा देख लीजिए क्या कर रहा हूँ मैं इसको। आई जे एंड के, ठीक है भाई, और तेरे वेलोसिटी कंपोनेंट कितने हैं, वेलोसिटी कंपोनेंट है तेरे 2 4 और 6, ठीक है। अब मैंने इसका डायरेक्ट आंसर उठा लेना है मैंने बोला ना आपको थोड़ा उल्टे ढंग से जाना पड़ रहा है मेरे को, -6 -6 और -8। अब ये जब आप सॉल्व करते हो ना तो ये 4 के साथ में मैच होता है, बस इसी टेक्निक से जाना पड़ेगा, यही शॉर्टकट तरीका था। मतलब आए, देख लीजिए मैं करके बताता हूँ, आई कर रहे हो तो 8 4 द 32 -32 आएगा, देन +36 -j -16 +36 प्लस के साथ में कितना आना है, -12 +24। हाँ, और अब ये पूरा टैली कर लो, ये पूरा मैच कर जाएगा एफ के साथ में, ठीक है। ये पूरा जब आप सॉल्व करोगे ना डिटर्मिनेंट तो ये मैच कर जाना है। ओके भाई, चलता हूँ आगे, आई थिंक लास्ट स्लाइड है, 44 एंड 48 मिनट, 50 पेंड होगा फिजिक्स। चलिए, बहुत ज़्यादा लंबा बढ़ गया यार ये वीडियो, लेकिन ज़रूरी भी था सारे क्वेश्चन समझाने, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आगे लगो इसके अंदर। A particle moving in a circle of radius r with a uniform speed take a time capital T to complete one revolution. If this particle were projected with the same speed at an angle theta, the horizontal, the maximum height attained by it equals to 4r. Then the angle of projection theta is given by, क्या कर सकते हैं यार, वेलोसिटी इक्वल टू 2π/t पता है, वेलोसिटी इक्वल टू 2π/t, एच मैक्स का फॉर्मूला लगा सीधा, एच मैक्स इज इक्वल टू क्या था वो, यू स्क्वायर, हाँ यहीं से आ गया, शॉर्टकट है तो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टी, ठीक है, अपॉन टी नहीं, अपॉन 2g, अपॉन 2g, और h की वैल्यू ले ले 4r मैक्सिमम, और u की ये वैल्यू ये v की जो है ना, इसको u कंसिडर करके इसमें डाल दे, तो u की जगह पे 2πr/t डाले, यानी 4π² r² बाई टी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो बेटा 4 4 कैंसिल, r से r² कैंसिल ये वाला, ठीक है, तो ये 2g इधर चला जाएगा, 2g गया, इंटू टी स्क्वायर अपॉन में π² और इंटू r, क्योंकि ये साइन स्क्वायर था तो इसको ब्रैकेट करके क्या कर दीजिए 1/2 कर दीजिए, इज इक्वल टू साइन थीटा आएगा, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स में ये वैल्यू चली जाएगी, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स में, देख अब साइन इनवर्स के दो फंक्शन है तेरे पास में, इसमें से 2g t² अपॉन π² r, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। यार 43 का आंसर है ना, मेरा मैच नहीं हुआ, बट इसका जो आंसर बताया जा रहा है वो 3 ऑप्शन बताया जा रहा है, बट मेरा आंसर मैच नहीं हुआ भाई, मैं आपको सीरियसली बता दूं, मैंने किया ही नहीं इसको, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया एक तो। चलो देखते हैं, एंड करते हैं। फ्रॉम अ सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r एंड r करस्पॉन्डिंग टू 90 डिग्री सेक्टर इज रिमूव्ड। तो मान लो कि एक सर्कल है, हमने निकाला, ये सर्कल है, और इसमें से कहता है 90 डिग्री रिमूव करना है अपने। तो नॉर्मली आपको पता है कि जब आपका एक पूरा सर्कुलर रिंग है
तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², है ना। और यदि उसका एक पीस 90 डिग्री से कट किया जा रहा है तो भाई सीधी सीधी बात है, बचेगा कितना, 3/4 mr²। ले, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ गया। ये देख के ना कभी कभी शक होता है कि अरे यार इतना इजी इजी क्वेश्चन भी आता है। चल आगे, 45 नंबर का सवाल है, 45। इसका सही आंसर कैसे निकाला था, हाँ सही है, समझ गए। देखिए बेटा, अगर ये 40 पूरा डिस्टेंस की अगर बात करें हम लोग, तो 40 और 160 में होगा 120 का फ़र्क, और 40 और 20 में होगा 20 का फ़र्क। और जो इसका mg, क्योंकि इसमें मास दिया है क्वेश्चन के अंदर, है ना, तो यहाँ पे कहीं तो भी सेंटर से इसका जो मास है वो mg नीचे डाउनवर्ड लगेगा, बराबर है। तो ऐसा सोच के देख ले यार कि अगर 160 का आधा करेंगे तो बचेगा कितना, 80। थक गया यार मैं। 45 कंप्लीट तो करना है इसको। हाँ, क्या कर रहा था मैं, 20 और ये 40 कुल मिला के कितना हुआ टोटल, इधर का लेंथ हुआ 60। ठीक है, तो एक टेक्निक बता रहा हूँ आपको मैं। ये जो मास है 2 इंटू ये 20 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग 0.2 ले लेंगे, इज इक्वल टू 0.5 मास दे रखा है ना आपको, सेंट्रल 500 mg दे 500 ग्राम दिया है, तो इसको 0.5 ले लीजिए, और इंटू 0.6, ये जो डिस्टेंस है ना 20 और 40 ऐड करके 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 0.6 ले लीजिए इसे। और इसके साथ क्या करेंगे आप, प्लस ये जो m आपको निकालना है, ये m इंटू 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 ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, 160 और 40, 160 और 40 कितना का फ़र्क आया, 120 का, 120 सेंटीमीटर यानी 1.2। बस बन गया काम। 0.4 0.3 m इंटू 1.2, है ना, तो 0.3 इधर भेज दे, तो 0.4 माइनस 0.3 0.1 रहेगा, इज इक्वल टू m इंटू 1.2। तो m की वैल्यू कितनी आ जानी है तेरी बेटा, 0.1 अपॉन 1.2 यानी 1/12। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलो बेटा जल्दी से 4 क्वेश्चन और है। 27 ड्रॉप्स of same size are charged at 220 volt each, then combine to form a bigger drop. Calculate the potential of the bigger drop. देख, V इक्वल टू क्यू बाई सी पता है, हाँ पता है। 27 चार्ज बोले इसने, 27 टाइम्स ऑफ द क्यू, 27 टाइम्स ऑफ द क्यू, 27 टाइम्स ऑफ द क्यू अपॉन सी। सी की बारी है, सी की बात ऐसे, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और आर की अगर बात हम करें तो आर इज इक्वल टू स्मॉल आर इंटू एन रेज टू पावर 1/3 होता है। स्मॉल आर इज इक्वल टू एन, स्मॉल एन रेज टू पावर 1/3, यानी सीधा है कि 27 का क्यूब रूट लेना पड़ेगा, जो कि कितना आएगा, 3 आएगा, 3 इंटू सी। तो बस फिर 3 से 27 कट मार दे, हो गया 9। और क्यू बाई सी की वैल्यू तेरे पास दे रखी है 220 वोल्ट इसके अंदर, क्यू बाई सी का मतलब वी आएगा ना, तो 220 इंटू 9 मल्टीप्लाई कर दे, कितना आना है, 1980 वोल्ट। खत्म। आगे, अ कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड एक्सेलरेट एट 5 मीटर पर सेकेंड पर, ये एक्सेलरेशन दे रखा है तेरे को, टाइम दे रखा है 4 सेकेंड। बॉल इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ अ विंडो बाय अ पर्सन सिटिंग इन द कार, what is the velocity and acceleration of the ball at t is equal to 6 सेकेंड। अब एक कार में से बॉल नीचे के साइड में फेंक दिया गया, राइट, तो कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी ले लिए 0, u की वैल्यू ले लिए 0, ठीक है। फिर v इक्वल टू यू प्लस 80 फॉर्मूला लगा, u प्लस 80, तो u की वैल्यू 0 आ गई, तो v इक्वल टू एक्सेलरेशन तेरे को दे रखा है 5 और t दे रखा है तेरे को 4, 5 इंटू 4 कर दे, हो गया 20 मीटर पर सेकेंड।
तो जब ये बॉल हिट मतलब नीचे की साइड में कार में से फेंका गया तो सीधी सीधी बात है कि वो ऑलमोस्ट 20 सेंटीमीटर इधर की दिशा में चल रहा है। उसकी वेलोसिटी इधर को दे रखी है। कितना टाइम हो गया भाई, काफ़ी लंबा वीडियो बन गया यार, लेकिन एक्सप्लेन करके करते जाना है तो इतना वक्त तो लगेगा यार। 20, ठीक है। और अब क्या कहते हैं, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड। अब ये 6 और ये 4, डेल्टा टी आएगा तेरा 2, 2 इंटू एक्सेलरेशन 10 यानी 20, तो इसका रेडियल कंपोनेंट आ जाना है 20√2, ठीक है। 20√2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आएगी, ये बात हुई पक्की। और जब वो नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन आएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे दे रखा है आप लोगों को। 9 पॉइंट देते तो 9 पॉइंट लेते, तो 4 ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। 48, a particle of mass m is projected with a velocity, वेलोसिटी दे रखी तेरे को k टाइम्स एस्केप वेलोसिटी के, ठीक है, from the surface of the earth. Escape velocity v, okay, the maximum height above the surface reached by the particle is, कैसे निकालेंगे इसको, कैसे कैसे कैसे, सोचो यार, मैं भी सोच रहा हूँ। v k टाइम्स v e, k टाइम्स v e, escape velocity, वो लॉजिक नहीं लगेगा, चल देख लेते हैं। एम जी एच, हाँ एक शॉर्टकट ट्रिक है इसकी, एम जी एच अपॉन में 1 प्लस एच बाय आर इज इक्वल टू क्या करिएगा, हाफ के स्क्वायर, के स्क्वायर, के वी ई दिया है ना, उस के स्क्वायर और के स्क्वायर और 2 जी आर, एम भी आएगा इस साइड में, मतलब एम और जी सीधा सीधा कैंसिल है, 2 भी कैंसिल हो रहा है, एम और जी कैंसिल हो रहा है, तो बचेगा क्या, के स्क्वायर आर निकालना है यार, हाइट निकालना है। एक मिनट यार, मैं पहले कवर करने दे, अगर निकलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसको स्किप करूँगा क्योंकि मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ ये। के स्क्वायर आर इंटू 1 प्लस एच बाय आर, आज कंप्यूटर ने बड़ी तकलीफ दे दिया उसका, बहुत इधर उधर दौड़ रहा था। के स्क्वायर आर, एच बाय आर कॉमन कर लेते हैं, एच बाय आर इज इक्वल टू के स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई अंदर और प्लस के स्क्वायर एच बाय आर, तो क्या होगा इससे, तो इससे के स्क्वायर को इधर भेज दो, ये वैल्यू को के स्क्वायर एच बाय आर, यानी एच बाय आर कॉमन निकलेगा, एच बाय आर कॉमन निकला तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, बचेगा 1 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, यानी फाइनली एच इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर आर बनेगा, आर के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर, दिस इज द राइट आंसर। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चंस, आखिरी के 2 सवाल है और फिर एंड, देखते हैं क्या है। फिजिक्स के आखिरी के 2 क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग। 49 नंबर, a ball of mass 0.15 kg is dropped from a height 10 meter, strikes the ground and rebounds to the same height. The magnitude of the impulse imparted to the ball is, magnitude of the impulse, ball of mass, आपको मास दे रखा है, हाइट दे रखी है, देख भाई बॉल नीचे आ रहा है, मोमेंटम आएगा तेरा माइनस एम वी, और रिबाउंस हो रहा है, बॉल ऊपर जा रहा है, मोमेंटम आएगा एम वी, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम तेरा 2 एम वी लेना पड़ा तेरे को, राइट है। सो 2 एम
v की वैल्यू ले ले √2gh, √2gh। अब सोच तेरे पास वैल्यूज है, 2 इंटू मास है 0.15 √2 और g है तेरे पास में 10 और h है तेरे पास में 10, तो 10 10 सा हो जाना है 100, राइट। 100 का स्क्वायर रूट बाहर आएगा, बनेगा 10। 2 इंटू 0.5 कर दे पहले, 0.15, तो ये 0.3 आ जाएगा। तो 100 का स्क्वायर रूट यानी 10 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में रहेगा 2, तो 10 इंटू 0.3 बना 3, तो √2 की वैल्यू 1.414, 1.414। तो जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे ना तो 4.23 आंसर आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 2 इज द राइट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, आखिरी सवाल। टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r1 एंड r2। अब जैसे कि बताया जा रहा है कि दो लूप है जिसके से एक रेडियस r1 है, एक रेडियस r2 ले लीजिए। ये कह रहा है r1 बहुत बड़ा है r2 से, तो ठीक है, ये आउटर रेडियस r1 है और अंदर वाले की रेडियस मान लीजिए r2 है। आउटर रेडियस r1 बड़ा है r2 से। द म्यूचुअल इंडक्टेंस m बिटवीन देम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। फॉर्मूला क्या आएगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस दो रेडियस के लिए क्या लगाएंगे? म्यू नॉट आई अपॉन 2πr1 इंटू πr2 स्क्वायर। बस यहीं से समझ लीजिए कि r2 स्क्वायर बाय r1 ऐसा आंसर आएगा इसका, r2 स्क्वायर बाय r1, यानी कुछ और ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर व्हाट 50। तो फिजिक्स का ये हुआ पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट। 1 घंटा 26 मिनट लग गया मेरे को एक्सप्लेन करने के चक्कर में। अगर एक्सप्लेन नहीं होता, फटाफट ABCD मारना होता तो 10 मिनट में कंप्लीट हो जाता था। चलिए कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द वीडियो अप टू द एंड, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई रिक्वेस्ट टू ऑल द एवरीवन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। ये 2022 और 23 में जो बच्चे पेपर देने जाएंगे उनके काम का है कि उनको पता होना चाहिए कि पेपर की लेवल क्या होती है और पढ़ाई किस चीज़ को कहता है। चलिए, बाय बाय।